सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ क्रिश कसौदन। और आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय मेनी ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स। द प्रॉब्लम इज कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इन बायो एंड केमिस्ट्री, बट यही चीज़ उन्हें फिजिक्स में करने में काफ़ी दिक्कत आती है। एंड ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी जब मैं क्लास 11th में आया था, क्योंकि 11th में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि 10th से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जिस वजह से मेरा जो फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी हिला हुआ था एंड इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं स्कोर कर रहा था फिज़िक्स में। मेरा स्कोर कभी भी 120 प्लस गया ही नहीं था 11th के स्टार्टिंग में। एंड लेट मी टेल यू अ स्टोरी। जब मेरा क्लास 11th का मिड टर्म चल रहा था तो हमारे एक सर आए थे जिनको मैकेनिक्स पढ़ाना था, बेसिकली रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। और द फर्स्ट डे व्हेन ही केम उन्होंने ये पूछा था कि किन बच्चों को फिज़िक्स से डर लगता है, एंड मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स रोज देयर हैंड्स। एंड देन द सेकंड क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज कि किन बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें फिज़िक्स क्यों पढ़नी है जबकि वो एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो द आंसर ही गिव वाज कि फिज़िक्स तुम्हें बस इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि वो लोग एनालाइज कर सकें कि कौन सा बच्चा ईजिली सोल्यूशन फाइंड कर सकता है बिना पैनिक हुए। क्योंकि जब तुम एक डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हें काफ़ी सारे इमरजेंसी केसेस से भी डील करना रहेगा एंड तब तुम्हें काफ़ी क्विक डिसीजन लेना रहेगा और उस डिसीजन से किसी की लाइफ बच भी सकती है एंड या फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ भी सकते हैं। देन वन मोर थिंग कि मैंने 170 प्लस ही क्यों लिखा इंस्टेड ऑफ राइटिंग 180 आउट ऑफ 180। क्योंकि देखो 180 लाने के लिए कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं लगती है। जिस स्ट्रैटेजी से तुम 160 स्कोर करते हो, 170 स्कोर करते हो, उसी स्ट्रैटेजी को तुम्हें और ज़्यादा मास्टर करना है, खुद को और ज़्यादा एनालाइज करना है, तभी तुम 180 स्कोर को टच कर पाओगे। क्योंकि 180 स्कोर करना मतलब परफेक्शन, एंड उस परफेक्शन को लाने के लिए तुम्हें खुद पे ही वर्क करना पड़ेगा और जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक वो स्कोर नहीं टच होगा तुमसे। सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 3 chapters. Firstly, how to follow the content given to you, then what strategy you should follow, and at last, how should you approach physics during your test. So coming to the first chapter, which is how to follow the contents given to you. तो सबसे पहले नोट्स और मॉड्यूल्स। अब नोट्स और मॉड्यूल्स को ही तुम्हें प्रायोरिटी पे रखना है। उनमें जो भी तुम्हें क्वेश्चंस कराए जाते हैं उन्हें तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना है। साथ ही जो थ्योरी पार्ट है उस थ्योरी पार्ट को तुम्हें रटना पड़ेगा, जो भी नोट्स में तुम्हें दिखाया जाता है। क्योंकि जब तुम उसे रट लोगे, या अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तभी तो तुम्हें वो लाइन एग्जैक्ट पता रहेगी, तभी तुम उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कर पाओगे। इसलिए हर चीज़ तुम्हें रटी होनी चाहिए एंड उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। देन सेकंड थिंग इज़ कि एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैंने सारे चैप्टर्स की नहीं रीड करी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि तब के क्वेश्चंस उस हाई लेवल के नहीं होते थे। बट नीट 2025 के अकॉर्डिंग तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, काफ़ी क्लियर नहीं रहेगा, तब तक तुम क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे एंड वो क्वेश्चन तुम्हें क्लिक नहीं करेगा। देन एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं उन्हें तो तुम्हें सॉल्व करना ही करना है, चाहे वो सॉल्व हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डायरेक्टली नीट में पूछ लिए जाते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उससे तुम्हारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हें सॉल्व करनी ही है, पर ट्राई करना कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद ही उसे सॉल्व करना। देन कमिंग टू रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक तुम्हें लेनी है नहीं लेनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि जब तक तुमने ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई हैं वो नहीं कर लिया है, तब तक तुम किसी रेफरेंस बुक में मत आना, क्योंकि ऑलरेडी इतना कंटेंट काफ़ी हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए और हो सकता है तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता है। बट अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है तो तब तुम रेफरेंस बुक एक ले लो। अब कौन सी रेफरेंस बुक लेनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम एच.सी. वर्मा ले लो, क्योंकि उसमें सारे ही हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो तुमने जब ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रखी हैं तो तुम अब हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये भी ट्राई करना कि अगर तुम्हें मॉक टेस्ट मिल जा रहे हैं जेईई मेंस के या फिर पीवाईक्यूज तुम्हें अवेलेबल हैं तो उन्हें भी सॉल्व कर लो। बट मेक श्योर कि तुम एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, क्योंकि फिजिक्स में 25 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं, तो हर एक चैप्टर को तुम्हें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। देन कमिंग टू शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाने ही बनाने हैं सारे चैप्टर्स के। मेक श्योर कि तुम उन शॉर्ट नोट्स को डेली रिवाइज करते हो। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो तुम्हें सिर्फ मेन फोकस करना है फॉर्मूलाज पे। थ्योरी तुम्हें अवॉइड करना है, क्योंकि जब तुम्हें थ्योरी रिवाइज करनी हो तो तुम नोट्स पे ही आओ। शॉर्ट नोट्स सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए रखो और डेली रिविजन तुम इस तरह से किया करो कि तुमने लंच के बाद कर लिया, डिनर के बाद। अगर मैं अपना ही बताऊँ तो मैं लंच के बाद रोज़ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था। ओके, देन कमिंग टू चैप्टर नंबर 2, विच इज़ व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो। सो फर्स्टली तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
एटलीस्ट 25 टू 30 क्वेश्चंस तुम्हें स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करने रहेंगे, क्योंकि जब तक डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें, वो फॉर्मूलेज, वो जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा नहीं। तुम डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हें रिविजन की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर तुम्हें हैबिट डेवलप करनी है प्रैक्टिस करने की डेली, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम जो भी होमवर्क कर रहे हो, जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उन्हें एक दूसरे रजिस्टर में करो, और उस रजिस्टर को तुम डेली या तो अपने पेरेंट्स को या तो अपने टीचर्स को, किसी भी दोस्त को दिखा सकते हो। अब इससे तुम्हारा डेली प्रैक्टिस होते रहेगा और तुम किसी भी दिन मिस नहीं करोगे इसे। सो नेक्स्ट, व्हाट शुड बी योर रिविजन स्ट्रैटेजी। तो फिज़िक्स में अलग से कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जब तुम किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसके क्वेश्चंस करो, देन उसके फॉर्मूलेस और थ्योरी पे आओ। अब इससे तुम्हें ये पता लगेगा कि कौन से फॉर्मूलेस तुम्हें दिक्कत कर रहे हैं, कौन सा पार्ट जो थ्योरी में है वो दिक्कत कर रहा है, एंड उस पर तुम ज़्यादा फोकस कर पाओगे, और तभी तुम अपने वीक पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग पार्ट्स बना पाओगे। और ऑनेस्टली इन्हीं चीज़ों से ही मार्क्स इंप्रूव होता है। देन नेक्स्ट थिंग इज़, हमेशा फिज़िक्स में तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो 11th और 12th की पूरी फिज़िक्स कनेक्टेड है। जो हमें शुरुआत में पढ़ाया जाता है बेसिक मैथ्स और वेक्टर, वही सारे कॉन्सेप्ट्स हर एक चैप्टर में यूज़ होते हैं, लाइक एवरी चैप्टर। तो अगर वो चीज़ें तुम्हारी क्लियर नहीं है ना, तो तुम्हें हर चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी, और रटने की वजह से तुम आखिर में आके थक जाओगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर अभी भी वो चैप्टर्स नहीं क्लियर हैं तो उन्हें जाओ क्लियर करो। एटलीस्ट हर एक टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि वो चीज़ें प्रैक्टिस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट, जब भी तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन, तो हमेशा पेन और कॉपी के साथ बैठो, और जो भी तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन्हें सॉल्व करो, चाहे वो छोटा से भी छोटा क्वेश्चन हो। इससे ये रहेगा कि तुम्हारा एक मोमेंटम बना रहेगा, और साथ ही तुम बोर नहीं होगे पूरे लेक्चर में। और जब तुम रिविजन करोगे उस टॉपिक का लेक्चर खत्म होने के बाद, तो तुम काफ़ी फास्ट रिविजन कर पाओगे। चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ व्हाट शुड बी योर टेस्ट स्ट्रैटेजी, हाउ शुड यू अप्रोच फिजिक्स ड्यूरिंग योर टेस्ट। तो सबसे पहले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो फिज़िक्स लास्ट में ही करते हैं, पर मैं ऐसा कहूँगा कि जिस तरह से तुम करते आ रहे हो, अगर तुम फिज़िक्स को पहले करते हो तो वैसे ही करो, बट अगर उससे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है तब तुम अपनी स्ट्रैटेजी बदलो। बाकी तुम जैसे करते आ रहे हो उसी को फॉलो करो। एंड देन तुम्हें फिज़िक्स 2 सेट्स में करना है। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं 2 सेट्स में करता था। फर्स्ट सेट में मैं ईजी क्वेश्चंस लगाता था, जो भी मुझसे तुरंत हो जा रहे हैं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, और इसमें मेरा 35 क्वेश्चंस लगभग हो जाते थे, 35 टू 40 क्वेश्चंस। पर अब क्योंकि पेपर टफ आने लगा है तो हो सकता है तुम और कम क्वेश्चंस कर पाओ, तो दैट्स ओके, वो तुम पे डिपेंड करेगा। देन नेक्स्ट सेट में तुम्हें टफ क्वेश्चंस लगाने हैं, और ये ध्यान रखना कि जब तुम फर्स्ट सेट लगा चुके हो तो तुम देन OMR भर लो अपनी, उसके बाद टफ क्वेश्चंस पे आना, सो दैट तुम प्रेशर में ना आ जाओ, वरना तुम टफ क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। और फिर जब तुम बाकी के क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसके साथ साथ में OMR भर लेना। Okay, so that's all for this video, and I hope that you like this video, and also subscribe my channel. And if you have got any doubts or want me to make a video on any different topic, then please let me know in the comment section. And all the best. Thank you.